डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने फोल्डर बनाया हुआ था बैच 219। अच्छा, ये हमने काम किया था लास्ट टाइम। मुझे बताएंगे कि कमांड क्या थी हमारे पास स्टार्ट करने की रिएक्ट ऐप? npm run dev। और सबका सेटअप हो गया था इसका? जी, दानियाल और सप्तैन, लाइबा, हो गया था आप दोनों का? माशाल्लाह, इतने दिनों बाद तशरीफ़ लाए हैं और फिर यही कहेंगे हम आए नहीं थे, ऐसा ही है? npm run dev और ये रहा। अच्छा, एक npm start भी है, ठीक है? वो पुराना वर्जन था, मैंने बताया था आप लोगों को इसके बारे में। ठीक है, आपको फ़र्क सिर्फ यहाँ से पता चलेगा कि जो पुराना वर्जन है ना रिएक्ट ऐप का, उसके अंदर SRC के अंदर अगर आप अंदर चले जाएंगे ना तो main.jsx की फ़ाइल नहीं होगी, ठीक है? यहाँ पे होगी index.jsx की फ़ाइल। सही है। अब मतलब जो ऐप सब पुरानी रिएक्ट ऐप पे बनी हुई हैं, अगर उनको नए रिएक्ट ऐप पे कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन उतना ही टाइम लगेगा जितना उनको डेवलप करने में लगा है। तो फिर अब जो पुरानी है फिर हमें उनको तो उसके हिसाब से ही लेके चलना है ना। तो वो पुरानी का आपको पता चलेगा कि जब आप इसके ऊपर जो है ना वो SRC के अंदर आकर देखेंगे। SRC के अंदर आपने आकर देखना है main.jsx है तो ये नई रिएक्ट ऐप है, इसको आपने रन करना है npm run dev के थ्रू। लेकिन अगर आपको मेन की जगह यहाँ पे जो है वो index.jsx मिलने देखने को मिल जाए तो ये क्या है, आपका पुराना वर्जन है। तो npm स्टार्ट करके आपने इस रिएक्ट ऐप को जो है ना वो स्टार्ट करना है। सिर्फ ये फ़र्क है दोनों के अंदर। बाकी टेलविंड का सेटअप हो गया था इसके अंदर? ठीक है। अच्छा, 219। तीन लोगों की असाइनमेंट आई हुई है सिर्फ, लाइबा की, वनीज़ा की और आलिया सर की। स्क्रीन शेयर करते हैं, इंटायर स्क्रीन, और ये रही, इसको हाइड कर देते हैं। VS कोड में वापस आते हैं और काम शुरू करते हैं। सही है, स्क्रीन के जूम कर दो इसको। अच्छा, कंट्रोल भी। और लास्ट टाइम हमने किया था यहाँ पे टेलविंड CSS का सेटअप और ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने इसको किया था, खुद से एक्सप्लोर किया था इसको? कैसा रहा, आसान था कि मुश्किल था? ये ज़्यादा इजी है। उसमें आपको दो दो काम करने पड़ते थे। कस्टम पहले फ़ाइल बनानी पड़ती थी, फिर लिंक करना पड़ता था, उसके बाद क्लासेस के नाम सोचने पड़ते थे कि इस एलिमेंट को क्या क्लास दें, इस कंपोनेंट को क्या क्लास दें, और देन आप उसकी क्लास की बेस पर उसको स्टाइल करते थे। ये बहुत मुश्किल काम था। तो अब ये काम आसान है। और एक तो बात ये है कि टेलमेंट CSS आपको फैसिलिटेट करती है कि आप जो है ना इधर ही कस्टमाइजेशन कर सके। ऐसा ही है, यानी आप अगर टेक्स्ट आपने कोई 32 पिक्सल देना है तो 32 पिक्सल का क्लास मौजूद नहीं है रिएक्ट टेलविंड में। तो आप यहाँ पे आकर ये कर सकते हैं कि टेक्स्ट और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर अपनी जो कस्टमाइज क्लास है वो आप दे सकते हो, उसको वैल्यू दे सकते हो 32 पिक्सल। उसके बाद ये होवर का काम भी आसान कर देती है
पहले आप होवर के लिए आपको सेपरेट स्टाइलिंग बतानी पड़ती थी और सारी चीज़ें। यहाँ पे आप सिर्फ होवर का कीवर्ड यूज़ करें और उसके बाद टेक्स्ट वाइट और टेक्स्ट ग्रीन ये आप यूज़ करके इसको जो भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। अच्छा, ये टेलमेंट CSS मैंने आप लोगों को बताई है, लेकिन एक बूटस्ट्रैप भी है, ठीक है, जिसको हमने शायद फर्स्ट लेक्चर में उसकी वेबसाइट देखी थी। तो अब मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आज का जो मैं आपको काम दूंगी ना, वो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बूटस्ट्रैप की हेल्प से करें, ठीक है। उसका सेटअप भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन अब ये आप लोगों ने खुद सेटअप करना है बूटस्ट्रैप का और उसको जो है ना वो करके आना है। और फिर एक चीज़ मुझे बतानी है कल आकर कि क्या बूटस्ट्रैप भी आपको कस्टमाइजेशन अलाउ करती है क्लासेस की कि नहीं, ठीक है। हाँ, उसमें तो हमारे पास ना मतलब ये ना जब हम लोगों ने पढ़ा था ना तब हम लोगों ने देखा था इसको बूटस्ट्रैप को। यस अच्छा, मैम इसमें तो ऐसे ही किया था कि सर ने जो लिंक्स थे ना वो कॉपी करके तो उसको एज अ इंपोर्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें लिंक्स ही आपके यूज़ होंगे और आप और उसी को काफी बड़े बड़े लिंक्स हम्म, मतलब जैसे CDN लिंक है ना, वैसे ही ये यहाँ पे लिंक हो गया फ्रेमवर्क। बिल्कुल वहाँ से ही सारी चीज़ें बनी बनाई चीज़ें हैं, बस आपने उसको यूज़ करना है। फ्रेमवर्क का यही है कि बना बनाया मतलब स्ट्रक्चर होता है, कोड होता है, आपने जस्ट उसको जो है ना वो यूज़ करना है, ठीक है। अब React.js लाइब्रेरी है, इसमें जावास्क्रिप्ट का कोई भी बना बनाया स्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ आपके पास पहले से मौजूद नहीं है, आपने हर चीज़ खुद से कस्टमाइज़ करनी है। इसलिए ये क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, यानी जावास्क्रिप्ट के रूल्स, जावास्क्रिप्ट की चीज़ें इसमें यूज़ हो सकती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, आपने खुद से जो करना है वो करना है। इसी तरह से Next.js जो है वो इसका फ्रेमवर्क है React.js का, उसमें ये है कि सारी चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं, वहाँ पे आपको जो है ना वो कस्टमाइजेशन करने की या कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हम लोग आगे आएंगे, आप लोगों ने देखा है अभी तक कि हमारी वेबसाइट के अंदर अगर हमने पेजेस को लिंक करना है तो पेजेस हमारे रीलोड हो रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमें React.js में सेपरेट राउट्स को मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम Next.js में मूव कर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत काम आसान है। वहाँ पे क्या है, Next.js जो है ना वो आपकी करती है फोल्डर बेस्ड राउटिंग, यानी आप फोल्डर बनाते हो, आपकी वेबसाइट का जो पेज है वो होम पेज है, तो आप यहाँ पे आके होम के नाम से एक पेज बना लेंगे और उसी के अंदर एक आपका पेज होगा पेज डॉट जावास्क्रिप्ट JSX, यानी आपकी फाइल का नाम हमेशा पेज होगा, लेकिन आपके फोल्डर का नाम वो होगा जो आपके पेज का नाम है। तो अगर आपने इसको एक्सेस करना है ना तो फिर आप डायरेक्ट अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, अगर आपने वो ऐप स्टार्ट की हुई है तो आप जस्ट ऐप के लोकल होस्ट के बाद स्लैश करके होम लिख देंगे तो आप अपने पेज को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन Next.js में React.js में ऐसा कोई काम नहीं है, ये हमें नैव बार ही शो करवा रहा है, अभी वो रूट है नहीं था हमारे पास इसलिए इसने हमें यही शो करवा दिया। तो इस तरह से आप जो है ना वो Next.js के साथ काम कर सकते हैं। अगर React.js आपको आती है तो उसका मतलब है आपको Next.js भी आती है, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आप एक आधा हफ्ता उस पर लगा लेंगे तो आपका वो कवर हो जाएगा, लेकिन पहले ये आना चाहिए। हाशिम एक ही है। अच्छा, आज हमने बात करनी है रीयूजेबल कंपोनेंट्स की, कि किस तरह से हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स को जो है ना वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब बात ये है कि React.js में हम लोग मूव ही इस वजह से हुए थे, इसके स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने बात की थी कि यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स को जो है ना वो रीयूज़ कर सकते हैं। अगर एक ही चीज़, एक ही बटन पूरी वेबसाइट में यूज़ हो रहा है तो बजाय इसके कि हम उस बटन के स्टाइल को कॉपी पेस्ट करते रहें, हम एक कंपोनेंट बना के रख लेते हैं, हम उसी कंपोनेंट को यूज़ करते रहेंगे और अपने जो हमारा बटन है उसको रीयूज़ करते रहेंगे। कोई टेम्पलेट देख लेते हैं और उसकी जो है ना वो एग्जांपल ले लेंगे। जिसके अंदर चीज़ें जो है ना वो रीयूज़ हों।
क्लिक हो रहा है। चलिए, अच्छा हम खुद से ही देख लेते हैं, कोई यहाँ एक दफ़ा इधर सर्च कर लेते हैं HTML CSS टेम्पलेट्स और इसको देख लेते हैं। ई लर्निंग की पहले देखी हुई है ना हमने वेबसाइट? नहीं देखी हुई। अच्छा, जैसे ये बटन है, ठीक है, व्यू ऑल न्यूज़, उसके बाद ये वाला बटन हो गया, ये मतलब बटन्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको रीयूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कार्ड्स देखें, ये भी एक कार्ड है हमारा, ठीक है, हमारा ये भी कार्ड ही है, लेकिन स्टाइलिंग दोनों की चेंज है, तो हम इनको भी रीयूज़ जो है ना वो रिएक्ट जेएस के अंदर आकर कर सकते हैं। यानी आप अगर डिफरेंट पेजेस पे चले जाएं, अब इस वेबसाइट के अंदर अगर हम जाएं कोर्सेज के अंदर, तो ये पिछला ही सेक्शन है लेकिन हेडिंग चेंज है। अगर आगे चले जाएं टीचर्स के अंदर, पिछला ही सेक्शन है लेकिन हेडिंग क्या है यहाँ पे चेंज है, और इसकी जो है वो कंटेंट इसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज किया हुआ है। इवेंट्स में आ जाएं तो ये इवेंट्स का रहा। तो अब अगर हम होते HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर, हमने क्या करना था कि इसी कोड को कॉपी करना था, और हमारे जितने भी पेजेस हैं, होम का पेज है, कोर्सेज का पेज है, टीचर का, इवेंट्स का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, हमने हर पेज के अंदर नैवबार को कॉपी करना था, फुटर को कॉपी करना था, और उसके बाद इस कंपोनेंट की स्टाइलिंग को, इस कंपोनेंट के कोड को हर पेज के अंदर कॉपी पेस्ट करना था। लेकिन अब हम हैं रिएक्ट के अंदर। अच्छा, अब क्या होना था कि हर पेज के अंदर नैवबार का भी कोड होना था, फुटर का भी कोड होना था, और इस कंपोनेंट का भी कोड होना था। हालांकि सारा ये क्या था, सेम था, सिर्फ फ़र्क क्या है, एक हेडिंग का। तो अगर हम रिएक्ट में आ गए हैं तो हम ये काम इस तरह से करेंगे कि सिर्फ एक बनाएंगे कंपोनेंट, और उस कंपोनेंट के अंदर पास करेंगे प्रॉप्स। फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स याद हैं आप लोगों को, क्या थे? ऐसे थे कि जो आगे जाके फंक्शन परफॉर्म करते थे, जिनके ऊपर कोई ऑपरेशन वगैरह हम अप्लाई कर सकते थे। जैसे कि हम कोई वैल्यूज देते हैं 10 और 20 एज ए पैरामीटर, और उनके ऊपर हम मुख्तलिफ ऑपरेशन फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, प्लस ला सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और डिफरेंट तरह का कर सकते हैं काम जो होता है। ठीक है, और भी बताएगा? मैम वैल्यूज ही पास करते पैरामीटर। आर्ग्यूमेंट्स फिर क्या थे? अभी हमने कॉल की हुई है पेज डॉट ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर नैवबार, तो मैं नैवबार के नीचे आके ना इस कंपोनेंट को क्या नाम रखा हमने, रीयूजेबल कंपोनेंट, यूजेबल कंपोनेंट, और ये इसको हमने इंपोर्ट कर दिया। अब टेस्ट कर लेते हैं, और ये टैब चल नहीं रही हमारी, चल रही है वहाँ लिखे Ctrl+T और लोकल होस्ट 517, ये रहा, ठीक है, और ये हमारा रीयूजेबल कंपोनेंट यहाँ पे आ गया। हम क्या करते हैं कि एक बना लेते हैं सेक्शन। सबसे पहले से हम इसका स्ट्रक्चर बताएंगे, इसको कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। RAFCE, लेकिन इसने तो ये बना के दे दिया, मैंने इसको चेंज करना है, यानी अपने कोड के हिसाब से मैंने इसके अंदर जो है ना वो कोडिंग करनी है, मतलब बैकग्राउंड सेट करना है मैंने इसको स्टाइलिंग करनी है। तो कैसे करेंगे? अगर आपने एक से ज़्यादा डिव बनानी है तो फिर हम इन सबको एक खाली इनको एरो एक में पेरेंट के अंदर हम लोग रैप करेंगे, और देन इसके अंदर हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। देखें, जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाते हैं, अब ये RAFCE के थ्रू हमने बना लिया, हमने यहाँ पे आके टाइप किया
RAFCE और ये हमारा कंपोनेंट तैयार हो गया। अब हमने सिर्फ क्या किया है कि इसको ख़त्म किया है और इसके अंदर इसको जो है ना वो एम्प्टी रिएक्ट फ्रेगमेंट जो है वो हमने पास कर दी हैं। इसके अंदर हम अपना कोड आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है, RAFCE वाला जो काम है ना वो आप कर रहे हो एक्सटेंशन के थ्रू। आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है ES6 ES7 ECMAScript रिएक्ट रिडक्स कोड स्निपेट्स के नाम से, ठीक है। अब आपने ये एक्सटेंशन डाउनलोड किया क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी चीज़ है, कभी ये चलेगी कभी ये नहीं भी चलेगी। तो अब जब चलेगी तब तो हमारा काम आसान है, RAFCE करेंगे और ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी एक्सटेंशन नहीं चलती तो फिर आपको मसला होगा। उस मसले से बचने के लिए आप लोग इस कोड को जहन में रखें कि जब भी आपने कोई भी कंपोनेंट बनाना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जैसे हम एरो फंक्शन बनाते थे आपने वो एरो फंक्शन बना लेना है और उसके अंदर रिटर्न का एक कीवर्ड यूज़ कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर एक फ्रेगमेंट जो है वो आपने लगा देनी है। लेकिन जो मेन काम है आपका वो है आपने अपने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। और एक्सपोर्ट करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक खाली एक्सपोर्ट और दूसरा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये दोनों हमारे कीवर्ड्स हैं, इनके साथ आपने अपने कंपोनेंट का नाम बताना है। देन आपका कंपोनेंट जो है ना वो यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। आप इसको अपनी वेबसाइट में कहीं भी जाकर जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो था हमारा फंक्शन के हम किस तरह से जो है ना वो कंपोनेंट को रीयूज़ कर सकते हैं। अब उस कंपोनेंट में क्या है, एक हेडिंग है, एक बैकग्राउंड इमेज है, बाकी सारे का सारा टेक्स्ट ही है ऐसा, ठीक है। हम यही बना लेते हैं, सिर्फ ये इतना सेक्शन बना लेते हैं, नीचे वाला तो शायद सब में ही सेम है, ठीक है। अच्छा, ये बनाते हैं हीरो सेक्शन। अच्छा, यहाँ पे आकर मैं एक डिव ले लेती हूँ और डिव के अंदर हम लोग दे देते हैं एक क्लास नेम, ठीक है। और क्लास नेम क्या देंगे हम लोग, BG, और मेरे ख्याल से ये क्या है कलर, पर्पल। पर्पल की क्लास मुझे नहीं लगता इसमें कोई होगी, हाँ पर्पल, और ये रही आ गई है, वैसे यही है शायद, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, H1 दे देते हैं, और क्या था, स्कूल इवेंट्स, स्कूल इवेंट्स सेव कर देते हैं इसको। और इसको जो है अगर हम अब देखेंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इसको लेके आना है सेंटर में, जैसा इधर है, साइड से जगह छूट रही है और ये क्या है सेंटर में, तो हमें इसको क्या देनी पड़ेगी, नहीं नहीं, ये अलाइन आइटम क्या करेगा कि हमारी हेडिंग को सेंटर में ले आएगा, लेकिन जो साइड से स्पेस हमें चाहिए, जैसे हमने ऊपर दी हुई है, ठीक है, हमें इसके लिए भी तो साइड से स्पेस चाहिए ना। ये देखें, ऊपर वाली नैव बार इतनी है, लेकिन नीचे वाला सेक्शन आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, इधर से। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी यही केस है कि साइड से हमें नैव वो नहीं चाहिए, लेकिन हमें दरमियान में चाहिए। कैसे करेंगे ये, मार्जिन से ये काम हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस स्क्रीन के लिए। अगर आप इससे छोटी स्क्रीन को यूज़ करेंगे तो वो तो आपकी वेबसाइट ख़राब हो जाएगी, तो फिर आपको तो उसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए सेपरेट से काम करना पड़ेगा। कोई और सजेशन इसके लिए कैसे करेंगे, तो फ्लेक्स बॉक्स में अप्लाई होगा ना, तो फ्लेक्स बॉक्स तो पूरी विड्थ पे ही अप्लाई होता है। अगर हम इधर आके डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन को ही कवर करेगा। कोई और काम जो ये हम करें तो पैडिंग भी ना देनी पड़े, मार्जिन भी ना देनी पड़े, और हमारी जो स्क्रीन है ना वो वेबसाइट है वो हर स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। इसको विड्थ और हाइट दे सकते हैं हम। यहाँ पे आकर इसको कह देते हैं कि भाई तुम मैक्सिमम जो विड्थ है ना तुम्हारी, इससे ज़्यादा तुमने नहीं लेनी, 1240 पिक्सल, ठीक है। अब अगर हम इसको ये कह देते हैं तो ये कुछ ले लेगा ऐसी विड्थ। अभी भी हमारी विड्थ थोड़ी सी जो है ना वो ज़्यादा ही है, तो हम इसको कम कर सकते हैं। हम इसको कहते हैं कि आप मैक्सिमम जो विड्थ है वो कितनी ले लो, 1200,
ठीक है। अच्छा, अब मैक्सिमम विड्थ 1200 का क्या मतलब है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ हमारा ये सेक्शन लेगा वो कितनी होगी, 1200। ज़ीरो से लेकर 1200 पिक्सल तक ये स्क्रीन जो है हमारी, ये जो कंपोनेंट है हमारा, वो विड्थ ले सकता है, लेकिन 1200 से ज़्यादा ये विड्थ नहीं ले सकता। अब 1200 से ज़्यादा विड्थ लेगा तो ये क्या करेगा, खुद को बाहर निकाल लेगा और हमारा स्टाइल जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब हमने इसको लाना है सेंटर में, कैसे लाएंगे? नहीं, पूरी डिव को ही ना, मतलब इसके अलाइन करना है, इसके जैसे ये आ रहा है वैसे ही करना है। तो कैसे करेंगे? वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे करेंगे इसको? इसके लिए हम करेंगे मार्जिन ऑटो। हम इसको कह देते हैं मार्जिन ऑटो। जब भी आपने किसी भी चीज़ को सेंटर करना है उसकी विड्थ कम कर दें और इसका मार्जिन जो है वो ऑटो दे दें। अच्छा, थोड़ी थोड़ी ना अभी भी विड्थ जो है हमारी ज़्यादा है, तो हम इसको 1180 करेंगे, इतना कि ये इसके हिसाब से जो है ना वो खुद को 1180 पिक्सल अगर दे दें इसको तो अब आ गया। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आपका कंपोनेंट जो है ना वो इक्वल आ गया है, लेकिन अगला काम यह है कि हमने इसको देनी है हाइट। ठीक है, तो अब हाइट कैसे देंगे? अगर हम इसको देते हैं हाइट स्क्रीन, ठीक है, हाइट स्क्रीन का मतलब है हाइट 100 VH। 100 VH हमने देखा हुआ है कि पूरी स्क्रीन की हाइट को जो है ना वो कवर करता है। अब हमें तो पूरी स्क्रीन की हाइट कवर नहीं करवानी, हमें सिर्फ इतना सा सेक्शन चाहिए। कैसे करेंगे? नहीं, हम इस सारी स्क्रीन की विड्थ को जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। हम CSS में भी कुछ फंक्शंस होते हैं, हम उन फंक्शंस को यूज़ करेंगे। आप क्या करेंगे, क्योंकि कस्टमाइजेशन कर रहे हैं इसलिए एच के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके अंदर कैल्क के नाम से आपका एक फंक्शन आ रहा है, आप इसको यूज़ करेंगे। आप इसमें कहेंगे कि हमारी स्क्रीन की जो है ना वो टोटल विड्थ है 100 VH। 100 VH के अंदर से सबसे पहले आप माइनस कर दो ये हमारी जितनी भी नैव ने पैडिंग वगैरह दी है या नैव की जितनी हाइट है। अब इसके लिए आप ये कर सकते हैं, एक तो कि साइड बार ओपन कर लें और यहाँ पे आकर इसके ऊपर आप होवर करें, आपको पता चले कि इसके ऊपर क्या पैडिंग है। देखिए 42 पिक्सल जो है ना वो हमारी इसकी हाइट है। ठीक है, डिव की ये आपको ये जो ऊपर बॉक्स नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है, इस पे आप देखें तो यहाँ पे करके ना ये 42 पिक्सल आपके पास आ रही है हाइट। 950.67 मल्टीप्लाई 42.67, ये है जी आपकी हाइट 42 एक, और इसकी कितनी है 88। 42 + 88 कितना होगा? 130 पिक्सल। तो हम इसको कह देते हैं कि भाई 130 पिक्सल जो है ना वो आप कर दो हाइट हमारी माइनस 100 VH में से। और नीचे वाला कितनी सेक्शन जगह ले रहा है? अच्छा, ये पूरे सेक्शन को ही कह रहा है, पहले हम इसको देख लेते हैं। 130 पिक्सल, ठीक है, हम इसको कहते हैं कि भाई तुम ये कर दो 100 VH के अंदर 130 पिक्सल माइनस कर दो, बाकी जो साइज़ बचेगा वो हमारी स्क्रीन को दे देना, और इसके दरमियान स्पेस नहीं चाहिए थी। ठीक है, अब हमने माइनस करना है नीचे वाला भी सेक्शन, तो पहले ही हो गया है। हाँ, थोड़ा सा और हमें इसकी ज़रूरत है, तो हम इसको 150 पिक्सल जो है ना वो नीचे से कह देते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब हमारा सेक्शन आ गया। अब हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा सेट करके सेंटर में ले आते हैं और फिर हम आगे जो है ना वो अपना काम कर लेंगे। क्लास नेम, इस टेक्स्ट को साइज़ दे देते हैं। सबसे पहले तो टेक्स्ट क्या दें, 4 एक्सेल यानी 36 पिक्सल। ठीक है, टेक्स्ट हमें इसका देना है वाइट, तो क्लास क्या थी हमारे पास, टेक्स्ट वाइट। बोल्ड करना है हमने अपने सेक्शन को, इस हेडिंग को, तो कैसे करेंगे? आपके पास क्लास आएगी फॉन्ट बोल्ड, हो गया है बोल्ड। सेंटर में लाना है, अब कैसे लाएंगे? पहले करेंगे फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन, जस्टिफाई सेंटर,
पहले देखते हैं क्या किया इसने, ये रहा, ठीक है। एक्स एक्सिस में इसको सेंटर ले आया, अब लाना है इसको वाई एक्सिस में सेंटर, तो कहेंगे इसको आइटम सेंटर। अलाइन आइटम का मतलब है यहाँ पे आइटम सेंटर, और ये आ गया आपका सेंटर में। अच्छा, अब अगला काम क्या है आपका कि हम ना एक पैराग्राफ भी डाल लेते हैं नीचे, ताकि आप लोगों को जो है ना वो इसकी बेहतर समझ आ जाए। तो मैं एक पैराग्राफ भी डालती हूँ यहाँ पे, लोरम कोई 50 वर्ड्स, और ये रहा ऑल्ट जी कर देते हैं। हमारा पैराग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, ये दोनों ऊपर नीचे आ गए, क्यों? एक ही लाइन में आ गए हैं। क्योंकि भाई हमने इसके पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, हम इसको कहेंगे फ्लेक्स कॉलम, फ्लेक्स कॉल। तो ये क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को कॉलम कर देगा, ठीक है। अब पैराग्राफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि आपने जो लेनी है ना मैक्सिमम विड्थ पैराग्राफ को, क्लास नेम मैक्सिमम आपकी जो विड्थ है ना वो कितनी होनी चाहिए, 50%। मैक्सिमम विड्थ क्या आएगा, 200 पिक्सल। और अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा कर इसको कह दूँ 50%, और तब देखते हैं क्या करता है ये इतनी ले लेगा विड्थ, ठीक है। और इसको दे देते हैं मार्जिन भी ऑटो, लेकिन अभी देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको दे देते हैं, ये रहा। अच्छा, इसको कह देते हैं कि आइटम सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट और सेंटर। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, और हेडिंग हमारी काफ़ी ऊपर चलेगी है। और ये क्यों हुआ है हमारे पास, हमने इसको कहा है मार्जिन ऑटो, तो हम इसको मार्जिन एक्स ऑटो दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके दरमियान थोड़ा सा गैप चाहिए, ये टॉप पे ये हेडिंग और पैराग्राफ दोनों जो है ना वो आपस में इनके दरमियान स्पेस चाहिए थोड़ी सी हमें, तो कैसे देंगे। और मैं कंट्रोल सी, इसके पहली जो हेडिंग है ना मैं वो भी चेंज थोड़ी सी कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये स्कूल इवेंट्स का पैराग्राफ है, ठीक है। टेक्स्ट कलर भी चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं जी टेक्स्ट इसका वाइट कर दें, और फॉन्ट जो है ना वो हल्का सा बोल्ड करना है, तो हम इसको कह देते हैं कि सेमी बोल्ड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और इसका कलर थोड़ा सा डिम ना कर दें, 600 कह देते हैं इसको, टेक्स्ट वाइट के बजाय इसको दे देते हैं ग्रे और 600, ठीक है। ओपेसिटी कलर की जो है ना ये कम कर देगा, बहुत ही बुरा लग रहा है, तो 900 दे देते हैं, ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब इसको दे देते हैं मार्जिन फ्रॉम टॉप, थोड़ा सा गैप आ जाए, या आप गैप की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आकर यूज़ करके देख सकते हैं, इसको गैप 3 दे देते हैं, तो ये आ गया इसके दरमियान, ठीक है। इस तरह से या आप हाइट वगैरह जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो उसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो था ना स्कूल इवेंट, ये हमने बनाया हुआ है होम के पेज के लिए, डॉग्स का पेज, ब्लॉग्स, शोकेस, सुपर, स्पॉन्सर और प्लस, इनके लिए भी हमें सेम सेक्शन चाहिए। लेकिन जब ये स्कूल इवेंट्स का पेज है, यानी ये होम का पेज है, तो यहाँ स्कूल इवेंट लिखा हुआ है, डॉग्स पे जाए तो यहाँ पे डॉग्स लिखा हुआ आ जाए, पैराग्राफ भी डॉग्स का ही हो, ठीक है। जैसे जैसे पेज चेंज हो वैसे वैसे ये पैराग्राफ भी जो है ना इसका टेक्स्ट भी जो है वो चेंज होता रहे। अब ये काम करना है, इस काम को करने के लिए पहले हम जाते हैं नैवबार में, और नैवबार के अंदर जाकर जो है ना पेजेस को चेंज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यही नैवबार थी हमारी, ब्लॉग्स, शोकेस, ब्लॉग्स को चेंज करके हम कह देते हैं होम, शोकेसेस और ये बाकी चीज़ें ऐसे ही रहने देते हैं। और जो होम का पेज है ना, हम पेजेस का सेक्शन बनाया हुआ हमने, ये रहा कंपोनेंट हमारा, अबाउट और होम। तो होम का जो लिंक है, होम के अंदर नैवबार कॉल की हुई है, और होम के अंदर हम इसको कॉल कर देते हैं, क्या नाम था इसका, रीयूजेबल कंपोनेंट, ठीक है। अबाउट का बना हुआ है पेज, RAFCE करते हैं, कंपोनेंट अबाउट का बनाते हैं, नैवबार चाहिए इसमें भी, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट करने के बजाय हम क्या करते हैं, सिर्फ नैवबार को कॉल करेंगे,
ठीक है, navbar और ये import। अगर यही हम होते HTML में तो क्या करना पड़ना था, पूरा कोड यहाँ पे आकर हमें क्या करना पड़ना था, कॉपी करना पड़ना था। अब जो रीयूजेबल कंपोनेंट है ना, मैं वो भी इसके अंदर आकर कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। और मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ और एक नई फाइल बना लेती हूँ ब्लॉग्स के नाम से। मैम कंपोनेंट्स भी वैसे ही कॉल करेंगे जैसे लाइन वाइज जैसे आ रहे हैं ऐसे। अच्छा, इसका मैं नाम चेंज कर देती हूँ। जहाँ पे अबाउट एस लिखा हुआ है ना, ऑल्ट शिफ्ट एल करके अबाउट जहाँ पे लिखा हुआ है, मैं वहाँ पे क्या कर देती हूँ, अपने कंपोनेंट का नाम दे देती हूँ उसको ब्लॉग्स, ठीक है। एक और बना लेते हैं, अगला क्या था, डॉग्स, ठीक है, ब्लॉग्स। और यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं अपनी docs.jsx के नाम से और यही यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ऑल्ट शिफ्ट एल करते हैं, जहाँ जहाँ पे भी अबाउट लिखा हुआ है वो आप सेलेक्ट कर लें और इसको के जो नाम है वो आप डॉग्स का दे दें, ठीक है। ये आपके पेजेस रेडी हो गए, अबाउट, ब्लॉग्स और होम और ये सारे। अब हमने क्या करना है कि जो नैवबार का कंपोनेंट है उसके अंदर इन पेजेस को लिंक करना है। होम शोकेस की जगह लिख लेते हैं अबाउट और स्पॉन्सर की जगह क्या लिखेंगे, डॉग्स। और अगला कौन सा है हमारे पास, प्लस, और प्लस की जगह हम लिख देते हैं ब्लॉग्स, ठीक है। href पाथ का नेम बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये होता है मसला कि आप href के अंदर अगर डॉट स्लैश करते हैं ना, तो ये यहाँ पे ये वैल्यूज़ नहीं लेगा। आपको क्या बताना पड़ेगा, इसके सबसे पहले पेजेस के राउट्स बताने पड़ेंगे। अब राउट्स के लिए हमें सेपरेट चीज़ को जो है ना वो फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है कि आप app.jsx के अंदर आएंगे और हम आसान काम कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमें राउट्स के झंझट में नहीं पड़ना, तो हम यहाँ पे आकर अपने सारे के सारे एक एक करके कंपोनेंट को कॉल करते रहेंगे। अच्छा, अब देखिए हमने जितनी भी चीज़ें थी ना होम की, वो हमने होम के अंदर कॉल कर दी, नैवबार और रीयूजेबल कंपोनेंट। डॉग्स के अंदर डॉग्स की चीज़ें, अबाउट अस के अंदर अबाउट अस की और अबाउट के अंदर अबाउट अस की। हम app.jsx में आते जाते हैं, एक एक पेज को चेक करते जाते हैं, ठीक है। पहला पेज हमारा होम का है, तो हम यहाँ पे आकर होम के कंपोनेंट को कॉल करते हैं। सही, वापस जाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया आपको, स्कूल इवेंट्स, लेकिन आपका पेज कौन सा है, होम का। नैवबार में एक दफ़ा चेक कर ही लें, डॉट स्लैश, बल्कि ये करते हैं इंपोर्ट अगर app.jsx में पहले कंपोनेंट्स कॉल है app.jsx में, हाँ, और हम लोगों ने अगर पेजेस भी वहाँ पे कॉल करवाने हैं app.jsx में, अच्छा, तो वो काम कर सकते हैं। पहले से कॉल पेजेस, अगर आपने पेजेस भी वहाँ पे कॉल करवाने हैं, फिर ये होगा कि जिस फॉर्मेट में आपने कॉल करवाया ना उसी फॉर्मेट में आपको शो होंगे। यानी app.jsx में आ जाएं आप, जैसे home.jsx, ये आप समझ लें कि app.jsx है। अगर पहले आपने कंपोनेंट्स कॉल करवाए हैं तो पेज पे पहले आपको कंपोनेंट शो होंगे, देन आपका नीचे पेज शो होगा। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपके पास रिएक्ट राउटर डोम होता है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का जो है ना ये आसान हो जाए मसला। अच्छा, एक चीज़ चेक कर लेते हैं, अगर ये काम चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो है ना वो रिएक्ट राउटर डोम की तरफ जाएंगे। होम के अंदर मैं href में कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर होम का पेज जो है ना वो पास करती हूँ और इधर आके इसके ऊपर हम ज़रा क्लिक करते हैं तो ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, ये होम के ऊपर ही है। अगर मैं यहाँ पे आकर नया पेज, हाँ, अबाउट, और अगर इसको यहाँ पे आकर मैं अबाउट का पेज दे दूँ, ये रहा, और यहाँ पे आकर कर्ली ब्रैकेट्स में अबाउट लिख देते हैं, तो अबाउट नहीं जा रहा, यानी ये वो सिंपल राउटिंग को जो है ना वो यूज़ नहीं करता। तो फिर इसके लिए हमें रिएक्ट राउटर डोम को यूज़ करना पड़ेगा। चलें, अच्छा, रिएक्ट राउटर डोम क्या है कि रिएक्ट जीएस में हमने देखा था कि एंकर टैग यूज़ होता है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में। एंकर टैग क्या काम करता है, एक वेब पेज के दूसरे पेज के साथ लिंक करता है। अगर आप एक पेज के ऊपर हैं तो आपने दूसरे पेज पर जाना है, तो आप उस पेज का लिंक जो है वो एंकर टैग के अंदर देंगे, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पर नेविगेट जो है वो कर जाएंगे। ऐसा ही है।
लेकिन रिएक्ट और एंकर टैग का एक बिहेवियर भी था, वो ये कि ये क्या करता है, पेज को रीलोड। जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपकी हर दफ़ा रिक्वेस्ट सर्वर के पास भेजता है और वहाँ से फ्रेश पेज जो है वो आपकी वेबसाइट पे आकर डिस्प्ले करवाता है, लोड करवाता है। लेकिन रिएक्ट जेएस का ये फंक्शनैलिटी नहीं है। रिएक्ट जेएस की फंक्शनैलिटी ये है कि जब आप इसमें फ़र्स्ट टाइम जो है ना वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमने यहाँ पे आकर सर्च किया बूटस्ट्रैप, ठीक है। अगर ये वेबसाइट रिएक्ट जेएस में होती तो जैसे आपने बूटस्ट्रैप सर्च की, बूटस्ट्रैप के सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने आपको रिक्वेस्ट के बदले में रिस्पॉन्स किया, तो रिएक्ट जेएस में क्या होता है कि सर्वर एक ही दफ़ा में आपको पूरी की पूरी वेबसाइट जो है ना वो रिटर्न कर देता है। आपकी ये पूरी वेबसाइट आपकी मशीन की, आपके लैपटॉप की मेमोरी के अंदर आकर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको जितने भी पेजेस चाहिए वो भी आपकी वेबसाइट के साथ ही आ गए हैं। अब क्योंकि वो मेमोरी में पड़े हुए हैं, आप किसी भी पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है वो रीलोड नहीं होता, क्योंकि वो मेमोरी से ही डायरेक्ट आपके पास पेजेस आ जाते हैं। और सिर्फ इसमें रिएक्ट जेएस काम किसके ऊपर करती है कि रिकॉन्सिलेशन के प्रोसेस के ऊपर, यानी वर्चुअल डोम को यूज़ करती है। ये रियल डोम की एक कॉपी जनरेट करती है और कंपेयर करती है। अगर आप देखिए पिछले पेज के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें थी, नैव बार सेम थी और फुटर भी सेम है। अगर हम एग्जाम्पल के पेज में चले जाएं तो यहाँ पे ये HTML की बनी हुई वेबसाइट है, पूरा पेज रीलोड हो रहा है, पूरा पेज ही नया आ रहा है, चाहे कुछ चीज़ें पिछली थी, चाहे कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं या नहीं चेंज हुई, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ये पूरी वेबसाइट को ही क्या करेगा, लोड करेगा। लेकिन रिएक्ट जेएस क्या करती है, समझदारी के साथ काम करती है और ये कहती है कि भाई जो चीज़ें चेंज हो ही नहीं रही तो हम उसको क्यों चेंज करें। ये क्या करती है, रिकॉन्सिलेशन करती है, कंपेयर करती है वर्चुअल डोम को रियल डोम के साथ। अब वर्चुअल डोम क्या है, डोम हमने पढ़ा हुआ था कि जब भी कोई चीज़ आप ब्राउज़र में शो करवाते हैं तो वो पेज, वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट खुद को एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेती हैं। उस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते थे, डोम। अब वर्चुअल डोम क्या है, उसी डोम की एक कॉपी, ठीक है। वो डोम की कॉपी बना लेता है और रिएक्ट जेएस जब भी कोई चीज़ चेंज होती है, जब भी कोई पेज चेंज होता है तो कंपेयर करता है कि भाई अभी ये जो चेंजेस हुई हैं वो किस में चली जाती हैं, वर्चुअल डोम के अंदर। और फिर वो क्या करता है, रियल डोम को वर्चुअल डोम के साथ कंपेयर करता है और नोट्स को कंपेयर करता है कि कौन सा टैग चेंज हुआ है और कौन सा टैग चेंज नहीं हुआ। अगर कोई टैग चेंज हुआ है तो रिएक्ट जेएस सिर्फ और सिर्फ उस टैग को चेंज करता है, बजाय इसके कि पूरे वेब पेज को चेंज करने के, ठीक है। इस प्रोसेस को कहा जाता है रिकॉन्सिलेशन, कि जो भी चीज़ चेंज है उसको कंपेयर किया जाए और उसको अपडेट कर दिया जाए, बजाय इसके कि पूरे वेब पेज को चेंज और अपडेट किया जाए। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसी वजह से जो है ना वो रिएक्ट जेएस आपकी थोड़ी सी फास्ट है। तो हमने करना था जी रिएक्ट डोम को यहाँ पे इंस्टॉल, कि हमारी जो वेबसाइट है वो एक ही दफ़ा ब्राउज़र पे वो मशीन में आकर लोड हो जाए और पेजेस जो हैं वो आपस में रीलोड ना हो। तो मैं यहाँ पे आके लिखती हूँ रिएक्ट राउटर डोम। तो आपके पास, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी चीज़ है, आपने इस रिएक्ट राउटर ने रिएक्ट जेएस जो है ये इसने खुद नहीं बनाया हुआ, किसी तीसरे बंदे ने बनाया हुआ है और हम इसको जो है ना वो यहाँ पे आकर यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसको जो है ना वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसकी इंस्टॉल की कमांड अगर ये रहा npm, और आप इसी कमांड को कॉपी कर लें, इसके ऊपर क्लिक करें, ये कॉपी हो गया। आप इसको आकर टर्मिनल को स्प्लिट करें और यहाँ पे ये पेस्ट कर दें, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। अब abroad.jsx क्योंकि आपकी मेन फाइल है जहाँ पे आप सारे के सारे राउट्स को जो है वो मैनेज कर रहे हैं, आप यहाँ पे आकर एक टैग यूज़ करेंगे ब्राउज़र राउटर के नाम से। ये कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट राउटर डोम से। ब्राउज़र राउटर टैग के अंदर आप बनाएंगे अपने राउट्स और हर राउट्स के अंदर एक सेपरेट राउट। अब ब्राउज़र राउटर क्या है कि आपके पूरे पेज के राउट्स को ये क्या करेगा, मैनेज करेगा। अब इसके अंदर चाहे आपकी कोई चीज़ रीयूज़ हो रही है या नहीं हो रही, ये उस चीज़ को भी मैनेज करेगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे हमारे राउट्स। अब राउट्स के अंदर हम लोग अपने हर एक पेज का क्या बनाएंगे, राउट। अब हमारे पास सबसे पहले पेज था हमारा, सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे राउट का टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये टैग हमसे लेता है दो चीज़ें, और दो चीज़ें क्या है, सबसे पहले लेता है पाथ
यानी हमारे पेज का URL मेरे ख्याल से बंद है। अब चलो, अच्छा लेता है जी ये हमसे दो चीज़ें, एक पाथ का एट्रीब्यूट, एक पाथ का पैरामीटर, और दूसरे नंबर पर लेता है एलिमेंट का पैरामीटर। एलिमेंट इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब एलिमेंट क्या है हमारा पेज, और पाथ जो है वो हम लोग खुद इसको बताएंगे। एलिमेंट के अंदर आ जाते हैं हम लोग, होम का कंपोनेंट था हमारा, तो हम यहाँ पे आकर होम के कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये पहले से ही यहाँ पे इंपोर्ट हुआ पड़ा है। अब बताते हैं यहाँ पे आकर इसको पाथ। मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरा यूज़र स्लैश होम पे जाए तो उसको क्या मिल जाए, हमारे होम का पेज। अब चलते हैं वापस ब्राउज़र पे, अपनी वेबसाइट पे। कुछ नहीं शो हो रहा। अगर मैं यहाँ पे आकर साइड बार पहले चेक कर लेती हूँ कोई एरर तो नहीं है। कंसोल और इनवैलिड href, ये तो पुराना एरर है, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है हमारा। अब अगर मैं यहाँ पे आकर लोकल होस्ट 5173 के बाद लिखूँगी होम, तो ये मेरा होम पेज आ गया यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। अब नैव बार में क्या करना है, नैव बार में हमने यूज़ किया हुआ है अपना, अच्छा पहले राउट्स बना लेते हैं। ये रहे, होम के बाद कौन सा कंपोनेंट है हमारा, अबाउट का, इंपोर्ट कर लेते हैं, और राउट इसका बता देते हैं स्लैश अबाउट। उसके बाद क्या है, डॉग्स, ठीक है, और स्लैश डॉग्स। एक तीसरा कंपोनेंट बना लेते हैं और उसका नाम था ब्लॉग्स, और यहाँ पे लिख देते हैं स्लैश ब्लॉग्स। आपके सारे पेजेस के राउट्स बन गए, ठीक है। अब क्या चीज़ है कि हमने एक काम गलत किया हुआ, वो ये कि हर कंपोनेंट के अंदर जाकर नैव बार, जो कि हमें पता है पूरी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं हर पेज के ऊपर आएगी, हमने क्या किया हुआ है कि हर एक पेज को सेपरेट बनाया हुआ है और उसके अंदर सेपरेटली जो है ना वो नैव बार हमने कॉल की हुई है। ये काम नहीं करना। नैव बार आपको जो कंपोनेंट्स आपको पता है ना कि पूरी वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले होंगे, पूरी वेबसाइट के अंदर यूज़ होंगे, तो आप उन कंपोनेंट्स को जो है ना वो इधर नहीं कॉल करेंगे, उन कंपोनेंट्स को आप कॉल करेंगे app.jsx के अंदर राउट्स के साथ। ये रहा, आ जाते हैं वापस। अब नैव बार जो है वो पूरी वेबसाइट के अंदर हो रही है यूज़, फुटर भी यूज़ होगा, तो हम क्या करेंगे, ब्राउज़र राउटर जहाँ पे हमने लिखा है इसके नीचे एंटर करेंगे, राउट्स से पहले और ब्राउज़र राउटर के बाद अपने उस कंपोनेंट को कॉल कर देंगे जो आपका पूरी वेबसाइट के अंदर यूज़ हो रहा है, हमारा नैव बार है। तो अब आप देखें कि सबसे पहले क्या होगा, आपके राउट्स जो है वो आपके ब्राउज़र पे डिस्प्ले होंगे, उसके बाद क्या होगा, नैव बार डिस्प्ले होगी, और नैव बार के बाद आपका जो भी पेज होगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब आपको हर पेज के अंदर जाकर नैव बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं स्लैश अबाउट लिखती हूँ तो मुझे अबाउट का पेज नज़र आ जाना चाहिए, ठीक है। मैं अबाउट के पेज पर तो चले गई हूँ, लेकिन ये कॉन्टेंट मेरा चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे कोई खास फ़र्क भी यहाँ पे पता नहीं चला। अब सबसे पहले तो करते हैं अपनी नैव बार को फंक्शनल। नैव बार के अंदर चले जाते हैं, ये जो हमने गलत काम किया है इसको भी ख़त्म करते हैं यहाँ से, और href, ठीक है। href के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू होती है, हम भी इसको क्या देंगे, स्ट्रिंग वैल्यू। होम जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे लिख देते हैं राउट जो हमने अभी बनाया है स्लैश होम। अबाउट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, स्लैश अबाउट, और डॉग्स की जगह पे हम स्लैश डॉग्स। ये वही राउट्स हैं जो मैंने अभी बनाए हैं, ये वाले, ठीक है, मैं इन्हीं को यूज़ कर रही हूँ। और ब्लॉग्स की जगह हम क्या लिखेंगे, स्लैश ब्लॉग्स, ठीक है। अब अगर हम आते हैं वापस तो हमारी नैव बार जो है ना वो थोड़ा बहुत काम कर रही है, ठीक है। स्लैश अबाउट पे क्लिक करते हैं तो ये हमें कहाँ ले जाती है, अबाउट के पेज पर। डॉग्स पे क्लिक करते हैं तो डॉग्स के पेज पर, और ब्लॉग्स पे क्लिक करते हैं तो ब्लॉग्स के पेज पर, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि पेज हमारा अभी भी क्या हो रहा है, रीलोड। और एक काम आसान करने के लिए पेज के अंदर चले जाते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट, और एक छोटी सी ना h3 दे देते हैं, होम, ठीक है, जिसे पता चल जाए कि हम अब होम के पेज पे हैं, अबाउट के पेज पर हैं, ये आसानी के लिए। और इसको भी नाम दे देते हैं अबाउट, ठीक है। ब्लॉग्स का पेज है तो रीयूजेबल कंपोनेंट्स के बाद मैं आकर एक हेडिंग दे देती हूँ ब्लॉग्स, और डॉग्स के बाद मैं दे देती हूँ
सही है। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा आप लोगों को ये रहा ब्लॉग, ठीक है। ये क्योंकि हमने वो रीयूजेबल कंपोनेंट के बाद लिखा है इसलिए ये बाद में शो हो रहा है। डॉक्स पे क्लिक करते हैं, अच्छा होम, तो ये यहाँ पे क्या आ गया आपको, होम, क्योंकि अब आप कहाँ पे आ गए हो, होम पेज के अंदर। अबाउट पे क्लिक करते हैं तो नीचे क्या आ गया, अबाउट। डॉक्स पे क्लिक करते हैं तो हम किस पेज पर आ गए हैं, डॉक्स के पेज पर, लेकिन पेज हमारा अभी भी क्या हो रहा है, रीलोड। ये देखिए, ठीक है, चाहे थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन रीलोड ये हो रहा है। फिर तो ये रिएक्ट का फ़ायदा ही नहीं है, बार बार सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रही है, तो क्या फ़ायदा हुआ रिएक्ट राउटर डोम का भी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नैव बार के अंदर आएंगे, जहाँ पे आपने एंकर टैग यूज़ किया हुआ है। एंकर टैग का क्या बिहेवियर है, पेज को रीलोड करना। तो हम एंकर टैग को सिलेक्ट करते हैं, बल्कि ये कर लेते हैं, इसको ऑल्ट शिफ्ट एल करते हैं और उसको कहते हैं जहाँ पे भी ए टैग है ना उसकी जगह पे तुम लिख दो लिंक, LINK, ठीक है। ये क्या करेगा, लिंक को एंकर टैग की जगह पे लिख देगा, ठीक है। अब लिंक टैग के लिए आप देख लें कि इसका जो फर्स्ट लेटर है ना वो कैपिटल है, और लिंक आ कहाँ से रहा है, रिएक्ट राउटर डोम से। यानी एंकर टैग को आपने रिप्लेस कर देना है लिंक टैग के साथ। और इसको भी मैं क्लोजिंग टैग को भी सिलेक्ट करती हूँ, ऑल्ट शिफ्ट एल, और ये रहा, और इसको कह देती हूँ कि इसकी जगह पे लिखते हैं लिंक, और इसकी जगह पे भी लिंक, और ठीक है। अब देखिए अभी भी हमारा मसला हल नहीं हुआ होगा, पेज अब मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। आप देखें तो मैं अबाउट पे क्लिक कर रही हूँ, लेकिन हम अबाउट पेज पर नेविगेट नहीं कर रहे। अब एक चीज़ तो सही होगी कि हमारा पेज रीलोड नहीं हो रहा, लेकिन एक काम खराब भी हो गया कि हम तो नेविगेट ही नहीं कर पा रहे, ऐसा ही है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, href के एट्रीब्यूट को चेंज करना पड़ेगा टू के अंदर, लिंक टू, और अपने आपकी जो पाथ है वो आप यहाँ पे बताएंगे। अब वापस आते हैं वेबसाइट पे, होम का पेज आ रहा है, नीचे अगर आप देखें ये रही, ठीक है। अगर मैं इसको जूम कर दूँ, ये रहा, ठीक है। अब देखिए तो नैव बार चलेगी। अच्छा अबाउट पे आ जाए तो ये रहा आपका अबाउट, ठीक है। डॉक्स पे आ जाए, डॉक्स पे क्लिक करें तो ये रहा आपका डॉक्स, लेकिन आप देख लें पेज रीलोड आपका नहीं हो रहा। आपकी वेबसाइट अब बन गई सिंगल पेज वेबसाइट, आपके पेजेस चेंज हो रहे हैं, लेकिन इतने स्मूथली कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट कर गए। अब मसला ये था कि हर पेज के हिसाब से इसको चेंज करना, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए आसान तरीका है कि आप आ जाए होम की वेबसाइट पे, जहाँ पे भी आपकी वेबसाइट है, आपने कंपोनेंट को रीयूज़ करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि हमने देखे थे दो कॉन्सेप्ट जब हम थे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब हम कोई भी फंक्शन बनाते थे हम लिखते थे फंक्शन, चाहे वो एरो फंक्शन है चाहे वो सिंपल फंक्शन है। मैं एरो फंक्शन ही बना देती हूँ कॉन्स्ट, और कोई भी फंक्शन का नाम लिख देते हैं, नेम के नाम से एक फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल, ये रहा, ठीक है। और हमने अगर इसके अंदर कंसोल प्रिंट करवाना है हेलो, और जो भी हमारे यूज़र का नाम है, और अब यूज़र का नाम जो है ना वो यहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा रैंडम, ठीक है, ये रहा। यानी मैंने प्रिंट करवाना है हेलो और मेरे यूज़र का नाम। अब मैं इसको स्टैटिक भी करवा सकती थी कि हेलो अली, ठीक है, और मैं नेम के कंपोनेंट को कॉल करती तो ये मेरी कंसोल में क्या शो हो जाना था, हेलो अली, ऐसा ही है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये हेलो अली ना आए हर दफ़ा, जब मैं कंपोनेंट को कॉल करूँ मेरा नाम क्या हो, चेंज हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता था, हमें देना पड़ता था यहाँ पे आकर पैरामीटर, ठीक है। हम इसको कह देते हैं यूज़र नेम, और फिर इसी पैरामीटर को मैं कर देती यहाँ पे कॉल। अब ये बन गया आपका पैरामीटर, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, जहाँ पे भी हम नेम के नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे वहीं से आपकी क्या आएगी, इस नेम की वैल्यू।
तो आप क्या करेंगे, नेम के अंदर आकर ये आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं अपने फंक्शन को, आप यहाँ पे आकर लिख देते थे हसन, ठीक है। अब ये हसन कहाँ जाएगा, यूज़र नेम के पास, और कंपोनेंट के अंदर फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे भी यूज़र नेम लिखा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, हसन। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, हेलो और हसन। ये था आपका कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट का, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉल होता है। फंक्शन आपका कॉल हो रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे ही आकर बनाएंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट पैरामीटर पास कर देते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा पैरामीटर का नाम। अभी हम हेडिंग को चेंज करना चाह रहे हैं, तो मैं हेडिंग बता देती हूँ। यहाँ पे HEADING, ये पैरामीटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कह देती हूँ, ये मेरा अब होम का पेज है, तो मैं इसको कहती हूँ होम पेज, ठीक। सेकंड नंबर पर क्या थी हमारी, डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ, डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, और इसके अंदर जो भी हमारी हेडिंग थी ना, वो कहाँ गया, हमारा रीयूजेबल कंपोनेंट, ये रहा। मैं ये पूरे को ही उठाती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। सिर्फ चेंज फर्स्ट वाला लेटर कर देती हूँ ताकि पता चल जाए कि ये जो है ना वो चेंज हुआ है। मैं इसको कह देती हूँ होम पेज, ठीक है, सही है। आगे चलते हैं, चेक करते हैं कि होम पेज पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं कि नहीं। हम पहले से ही होम में हैं लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि हमने आर्ग्यूमेंट्स तो भेज दिए हैं, ठीक है, कंपोनेंट की वैल्यूज़ तो भेज दी हैं, लेकिन पैरामीटर्स तो बनाए ही नहीं। पैरामीटर यहाँ पे पास हो रहे हैं कोई नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट में पैरामीटर्स आपके होते हैं ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। आपने जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ना हेडिंग, आप वही एग्जैक्ट नाम यहाँ पे पास कर देंगे। 2 पैरामीटर्स हैं तो कोमा लगाएं और दूसरा पैरामीटर भी यहाँ पे आकर लिख दें, ठीक है। अब आप देखें कि मैं कंसोल में अगर हेडिंग को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, CLG हेडिंग इज इक्वल टू, और ये हेडिंग का पैरामीटर, ठीक है। अच्छा, वापस जाते हैं, Ctrl+Shift+C, कंसोल ओपन करते हैं और आप देखें कि इसको रिलोड करते हैं, ये रहा हेडिंग आपकी आ गई होम पेज नीचे, ठीक है। अबाउट के पेज पर चलते हैं। होम ये हमने पास किए थे पैरामीटर्स होम के कंपोनेंट के अंदर। अबाउट के अंदर हमने भी कोई कंपोनेंट पास नहीं किया, लेकिन आप देखिए हेडिंग की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, अनडिफाइंड, ठीक है। अगर आप डॉक्स पे चले जाते हैं तो डॉक्स के केस में भी आपको यहाँ क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। जहाँ पे आपने पैरामीटर्स की वैल्यूज पास नहीं की वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अनडिफाइंड। अच्छा, अब वो मैं बताती हूँ, एक दफ़ा बताती हूँ आपको। अच्छा, ये क्या हुआ कि हमने होम के अंदर पैरामीटर्स भी पास कर दिए, अब भी कंटेंट चेंज नहीं हुआ। उसकी वजह ये है भाई कि आपने यहाँ पे पहले से स्टैटिक कंटेंट जो है वो पास किया हुआ है। हार्ड कोडेड वैल्यूज़ हेडिंग की, हार्ड कोडेड वैल्यूज़ पैरामीटर की पास की हुई हैं। आपने इसको चेंज करना है डायनामिक में, तो आप यहाँ पे आकर जस्ट अपना पैरामीटर का हेडिंग है तो हेडिंग की जो पैरामीटर है वहाँ पे आप लिख देंगे हेडिंग, और इस पैराग्राफ को आप रिमूव करेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। डिस्क्रिप्शन का नाम दिया था हमने इस पैरामीटर को, तो आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। अब वापस आ जाए, ये चेंज हो गया होम पेज, ठीक है। अबाउट पे चलते हैं, कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि आपने पैरामीटर्स के अंदर जो रीयूजेबल कंपोनेंट के अंदर जो वैल्यूज़ थी वो क्या करती हैं, डायनामिक। तो जब तक पैरामीटर्स की वैल्यूज़ नहीं होंगी आपका कंपोनेंट आपको डिस्प्ले नहीं होगा। तो अबाउट के अंदर चलते हैं और इसको मैं ख़त्म कर देती हूँ। रीयूजेबल के अंदर वही कंपोनेंट जो है ना वही पैरामीटर पास कर देते हैं, हेडिंग का, और दूसरा कौन था, डिस्क्रिप्शन का। हेडिंग, और मैं यहाँ पे इसको कह देती हूँ ये कौन सा पेज है, अबाउट पेज, और ये रहा। इसके बाद आगे क्या है, डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, और मैं इसमें लोरम इप्सम और ये कर देते हैं, और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स बंद, और यहाँ पे स्टार्ट पे लिख देते हैं इसको अबाउट पेज, ठीक है। अब अगर चलें देखिए मैं यहाँ पे अब मैं रीयूजेबल कंपोनेंट में नहीं गई,
ठीक है। मैंने जस्ट यहाँ पे इसके आर्ग्यूमेंट्स पास किए तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज कर देगा, ठीक है। होम पे ये रहा, अबाउट पे ये रहा। अब सिर्फ वो चीज़ें चेंज हो रही हैं जहाँ पे चेंजेस हैं। एक ही कंपोनेंट को आपने 3-4 जगह पे यूज़ कर लिया। हम होम, अबाउट, डॉक्स पे अभी ये आपको खाली दिखाएगा। डॉक्स पे भी अगर हम पैरामीटर्स पास कर देंगे, डॉक्स में जाते हैं जहाँ पे ये कंपोनेंट कॉल किया हुआ है, वही 2 पैरामीटर हेडिंग, स्ट्रिंग, ये कौन सा पेज है, डॉक्स, डिस्क्रिप्शन और डॉक्स पेज और ये रहा, ठीक है। अब डॉक्स पे भी आ जाएंगे तो ये वाला डॉक्स पे आ गया। आप इस तरह से किसी भी कंपोनेंट को जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं। तो अब आप लोगों के लिए असाइनमेंट है छोटी सी, आज के लिए ही इसको बना लेना है। पहले पे ये ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। यानी ये कार्ड्स आप होम पेज बनाएंगे ना तो वही कार्ड्स आपके आगे यूज़ होंगे टीचर्स में, वही कार्ड आपके यहाँ पे इवेंट्स में। तो ये वेबसाइट आप लोगों ने आज बनानी है कल के असाइनमेंट पे। और टेलविंड CSS को, रीयूज कंपोनेंट को और रिएक्ट राउटर डोम, तीनों को आपने यहाँ पे जो है ना वो यूज़ करना है, ठीक है। समझ आ गई बात की। रीयूजेबल कंपोनेंट्स होने चाहिए, कोड कम काम ज़्यादा। और सिर्फ बट ये ही नहीं, अब आपने कोशिश करनी है बटन भी रीयूज हो। बटन एक बना लें, उसके अंदर वैल्यूज़ आपको पता है कि हार्ड कोडेड वैल्यूज़ के बजाय आप पैरामीटर पास कर दें और पैरामीटर्स की वैल्यूज़ आप पीछे से पास करते जाएं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रीयूजेबल कंपोनेंट्स। और एक और चीज़ आपके जहन में आएगी कि बटन्स तो रीयूजेबल होते हैं लेकिन उनकी फंक्शनैलिटीज़ भी क्या रीयूजेबल हो सकती हैं। जी, आप हर बटन के लिए उसकी जो भी फंक्शनैलिटी है वो आप लिखने के बाद उसको भी पैरामीटर के तौर पर पास कर सकते हैं। बटन आप रीयूज़ कर लें, ठीक है। उसकी जो फंक्शनैलिटी की बात है वो हम लोग कल कर लेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, ठीक है। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो आप